हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर। साथियों, ये हम लोग का चल रहा है कितना, 5वां चैप्टर चलेगा। कितना चैप्टर नंबर साथियों हम लोग का 5वां चलेगा। हम लोगों ने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 में हम लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने एक निबंध लिखा। निबंध का क्या नाम था? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। फिर हम लोगों ने दूसरा चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने नलिन बिलोचन शर्मा, जिन्होंने विष के दांत लिखे, ये क्या लिखे थे? इन्होंने कहानी लिखा। फिर हम लोग का आता है मैक्स मुलर, जो कि एक भाषण है। उसमें मैक्स मुलर साहब लिखते हैं कि भारत से हम क्या सीखते हैं। फिर आता है एक ललित निबंध, जो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसके रचयिता होते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आज का 5वां चैप्टर है गुणाकार मूल्य, जो लिखते हैं क्या? एक निबंध लिखते हैं। निबंध का क्या नाम है? नागरिक लिपि। क्या लिखते हैं वो? ये लिखते हैं नागरिक लिपि। चैप्टर 1 से लेकर साथियों चैप्टर 4 तक आपको क्लास का वीडियो का लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिनके लेखक हैं गुणाकार मूल्य। तो सबसे पहले इनके जन्म, मृत्यु और परिचय के बारे में पढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे कि गुणाकार मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में। कब हुआ है इनका जन्म? 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक छोटे से गांव में हुआ है। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक गांव है, उसमें इनका जन्म हुआ है। किनका? गुणाकार मूल्य का। आगे है उनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। वो कौन से भाषा में अपनी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा लिए थे? मराठी में लिए थे। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी पढ़ाई भी, यानी कि कहने का मतलब होता है कि उन्होंने मिडिल स्तर तक की जो पढ़ाई होती है, मिडिल स्तर की पढ़ाई किसे कहते हैं? 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो पढ़ाई होती है, उसे हम लोग मिडिल स्तर की पढ़ाई करते हैं। तो इन्होंने एक यानी कि 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की जो पढ़ाई है, ये मराठी भाषा में की थी। आगे है कि फिर वे वर्धा चले गए और वहाँ उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की। फिर वो कहाँ चल गए? वर्धा चल गए और उन्होंने वहाँ पर 2 वर्ष तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का, क्या है? अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। उन्होंने वर्धा गए और नौकरी भी की। नौकरी के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी का भी अध्ययन किए। उसके बाद इलाहाबाद आ गए। उन्होंने इलाहाबाद में गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। यानी कि साथियों, सबसे पहले उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कौन भाषा में ली थी? मराठी भाषा में। उसके बाद वो मैट्रिक और फिर एमए कौन सी भाषा में किए? वो गणित में किए। गणित विषय में उन्होंने मैट्रिक और इंटर और एमए की पढ़ाई की। उसके बाद सन 2009 में इनका निधन हो गया। किनका? गुणाकार मूल्य जी का सन 2009 में इनका निधन हो गया, मृत्यु हो गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था साथियों 1935 में। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? 2009 में। 2009 में इनका मृत्यु हुआ था। समझ गए आप लोग? पूरा पाठ परिचय हम लोग का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? अब देखिए साथियों, आगे क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि गुणाकार मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र
बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिखित शास्त्र और प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृत जैसे विषयों पर खूब लिखा है। यानी कि गुणाकार जो मूले थे, उन्होंने गणित हो गया, खगोल विज्ञान हो गया, अंतरिक्ष के बारे में, विज्ञान का इतिहास के बारे में और पुरालिखित, इन सारी चीज़ों की जानकारी बहुत ही अच्छे से पुस्तक में लिखी है। आगे कहता है इसमें कि पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हें विषयों से संबंधित उनके 2500 से अधिक लेखकों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। यानी कि 2500 से अधिक लेख लिखे और 30,000 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। समझ गए आप लोग। आगे इसमें है उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। पहली इनकी कृति है अक्षरों की कहानी, दूसरी है भारत इतिहास और संस्कृत, फिर है प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आगे है आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैडलिफ है महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि इन्होंने अपने पुस्तकों में इन्होंने इनकी रचना है। कौन कौन सी? ये जो इनकी प्रमुख रचना है, ये जो मैं बैगनी कलर से दर्शाया हूँ, ये इनकी प्रमुख रचना है। आपकी एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आगे है इसमें कि गुणाकार मूले जी एक पुस्तक है। गुणाकार एक पुस्तक है अक्षर कथा, यानी कि गुणाकार मूले की एक पुस्तक है अक्षर कथा। इसमें देखते हैं क्या बताया गया है। कहते हैं इसमें कि इन पुस्तकों में उन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है अक्षर कथा। उसमें इन्होंने संसार की जितनी भी प्रमुख पुरालिपियां होती है, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है साथियों। देखिए आगे इसमें क्या कहता है, क्या कि प्रस्तुत निबंध गुणाकार मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानियों से लिया गया है। इसमें हिंदी को अपनी लिपि नागरिक या देवनागरिक के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई थी। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रभाव पूर्ण शैली में प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। ये इनकी प्रमुख कृतियां थी। इन्होंने कौन कौन से पुस्तकें लिखी, सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने पढ़ ली। इनका जन्म, मृत्यु, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की, कौन सी भाषा से की, और इन्होंने मैट्रिक और एमबीए कौन सी भाषा से की, सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों ने देख ली। अब देखिए आते हैं हम लोग चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर में आने से पहले सबसे पहले मैं चैप्टर का सारांश बता देता हूँ कि इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से क्या पढ़ना है। तो देखिए आज हम लोग जो चीज़ लिखते हैं, आज हम लोग लिखते हैं क ख ग घ, क ख ग घ, अ आ, जो लिखते हैं वो क्या है? ये अक्षर जो है हम लोग का मिल करके शब्द बन जाता है, और
कई सारे शब्द मिलकर वाक्य मिलते हैं, वाक्य बन जाते हैं। आखिर ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ? ये शब्द कौन सी लिपि में लिखी जाती है? फ्रांस की कौन लिपि है? नेपाल की कौन लिपि है? और भी अनेक देशों की कौन कौन सी लिपियां होती है? इनको लिखने में किस प्रकार की कठिनाइयां आती है? ये बाएं से दाएं लिखे जाते हैं या दाएं से बाएं लिखे जाते हैं? इनकी दिशा क्या होती है? मुख्य रूप से हम लोग आज के इस चैप्टर में, जिसका नाम है नागरिक लिपि, आज के इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय देख लिए हैं, अब हम लोग एंट्री करते हैं नागरिक लिपि में। यहाँ कहता है कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरिक या देवनागरिक लिपि कहते हैं। जिस लिपि में हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं, पूरा पाठ जो पढ़ रहे हैं, ये किस लिपि में लिखा हुआ है? तो ये लिखा है साथियों देवनागरिक लिपि में। कौन सी लिपि में? देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसके पुस्तक छपने लगी, इसलिए इनके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। पहले क्या होता था साथियों कि सारे अक्षर जो हैं वो फोल फोल लिखे जाते थे। फोल का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग को कुछ चीज लिखना है, जैसे हम लोग को हम लिखना है, तो ह यहाँ लिखते थे और म यहाँ लिखते थे। हम हो गया, तो इसमें जो गैप ज्यादा होता था, ये जो गैपिंग है, ये गैप ज्यादा होता था। समय बीतता गया, तो आज हम लोग देखने को मिलता है कि हम लोग को गैपिंग जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। आज हम लोग हम कैसे लिखते हैं? हम इस प्रकार लिखते हैं। समझ गए आप लोग? अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे कहता है हिंदी तथा इसकी विधि बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेपाली भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त क, ये जो शब्द लिखा है ना, ये क है। क्या है? क है। क अक्षर है। ये किस में? ये मराठी में लिखा जाता है। मराठी में देखिए क ऐसे लिखा जाता है, देखिएगा इस प्रकार मराठी में क लिखा जाता है। समझ गए आप लोग? हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर मिलता है। यानी कि यहाँ कहता है कि नेपाली में अगर आप लोग देखिएगा कि कौन से भाषा में लिखी जाती है उनकी लिपि, तो उनकी नेवारी भाषाएं में लिखी जाती है और कुछ कुछ भाषा देवनागरिक लिपि का भी प्रयोग वो लोग करते हैं। कौन? नेपाली लोग। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि देवनागरिक लिपि में बारे में हम एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। वैसे विदेशों से कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक के उद्भव एवं ग्रंथ छपवाते हैं। अब देखिए क्या होता है। बाहर से कोई व्यक्ति आए, मान करिए कोई व्यक्ति विदेश से आए, तो वो अपना विदेश का परिचय तो देंगे ही, तो वो क्या करते हैं, भारतीय भाषा में कुछ चीजों को जोड़ देते हैं। जैसे कि क्या क्या जोड़ते हैं? चिन्ह को जोड़ दिए, कुछ कुछ अक्षर को ऊपर या नीचे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि रोमन अक्षर जैसे संस्कृत और प्राकृतिक इन सब चीजों का निर्माण होता है। आगे इसमें क्या कहता है कि गुजराती लिपि देवनागरिक लिपि से अधिक भिन्न नहीं है। गुजराती जो भाषा होती है उसमें जो लिपि लिखी जाती है वो हम लोग की हिंदी लिपि से यानी भारतीय लिपि में
जो है उससे अधिक भिन्न नहीं है, यानी मिलता जुलता है। बंगाली लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। क्या होता है कि बंगाल में जो लिपि लिखी जाती है वो हूबहू हमारे लोग के जैसा नहीं लिखी जाती है। कैसा लिखा जाता है? हल्का सा हम लोग के जैसा रहेगा, लेकिन पूरा जो भाषा अलग होगा। बंगाल में आप लोग जाइएगा तो वहाँ का को शायद इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए वहाँ का अगर को आप लोग देखिएगा ना तो इस प्रकार होता है। देखिए मैं बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वहाँ किस प्रकार को लिखा जाता है। को शायद वहाँ पे इस प्रकार को होता है। हम लोग जैसे ब लिखते हैं वहाँ पे क इस प्रकार लिखा जाता है। आगे इसमें क्या कहता है? आगे इसमें कहता है कि दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरिक से काफी दिखती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ विभिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां भी नागरिक की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरिक लिपि का व्यवहार होता है। पोथियां का मतलब क्या होता है? पोथी का मतलब होता है पुस्तक होता है। पहले के जमाना में क्या होता था कि हम लोग बोलते थे कि हम लोग का पोथी कहाँ पे रखें। पोथी का मतलब होता है बुक होता है। अभी क्या होता है कि दक्षिण भारत में जो लिपि लिखी जाती है पोथियों में लिखने के लिए देवनागरिक लिपि का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। दरअसल नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। दक्षिण भारत की यह नागरिक लिपि नंदा नागरिक लिपि कहलाती है। अब देखिए यहाँ से कुछ बात है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको मार्क करना है। क्या करना है कि दरअसल नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिलते हैं। दक्षिण भारत की यह नागरिक लिपि नंदा नागरिक लिपि कहलाती है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट नोट करना है कि दक्षिण भारत की जो लिपि है वो कौन सी लिपि कहलाती है? तो बोलिएगा नंदी नागरिक लिपि कहलाती। कौन लिपि? नंदी नागरिक लिपि कहलाती है। आगे इसमें क्या कहता है कि कोनक के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नांगदी नागरिक लिपि में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ बात कहा गया है कि कोणार्क के शिलालेख जो हैं और मान्यखेट के जो राष्ट्रकूट हैं वो कौन सी लिपि में लिखे हैं? ये नंदी नागरिक लिपि में लिखे हैं। अभी भी आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे जो पांडुलिपि होते हैं, ताम्रपत्र होते हैं और भी लेख सब होते हैं वो नंगदी लिपि में ही लिखे जाते हैं। आगे इसमें कहता है कि पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नगदनी लिपि के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले जो विजयनगर के राजा हैं उन्होंने जो जो लिपि लिखी, उनकी जो लिपि है उन लिपि को नगदानी नाम की लिपि से जाना जाता है। कहानी को एकदम बारीकी से जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से लिपि के बारे में ही बताया गया है। और भी कुछ अनेक प्रकार की जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिपि के बारे में बताया गया है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे कहता है इसमें कि दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरिक लिपि का इस्तेमाल किया है। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं के सिक्कों पर नागरिक अक्षर को देखने को मिलता है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर बीर केरलेस जैसे शब्द
नागरिक लिपि में हम लोग को देखने के लिए मिलता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। देखिए आगे इसमें कहता है कि सुदूर दक्षिण से प्राप्त करगुन का पलियम ताम्रपत्र नागरिक लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु और आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरिक अक्षर देखने को मिलता है। देखिए इसमें बताया गया है कि नागरिक जो लिपि है, नागरिक लिपि वो बहुत सारी चीजों में प्रयोग किया गया है। जैसे हो गया साथियों कि सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन हो गया, श्रीलंका का पराक्रम विजय बाहु हो गया। इन सारी चीजों में हम लोग को नागरिक लिपि का ही प्रयोग देखने को मिलता है। आगे इसमें कहता है कि दूसरी ओर उत्तर भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामी शासक की नींव डालने वाले मोहम्मद गजनवी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हमें नागरिक लिपि के शब्द देखने को मिलता है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि अल्पकाल के जो इस्लामी लोग हैं, इस्लामी का मतलब होता है अल्पकाल के जो मुस्लिम लोग हैं, मोहम्मद गजवनी, जो कि 11वीं सदी का ये बात है, उनका जो सिक्का देखिएगा चांदी का सिक्का, उसमें भी हम लोग को नागरिक लिपि के लेख ही देखने को मिलते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ पूफी लिपि में चलमका अंकित है तो दूसरी तरफ नागरिक लिपि में अंकित है। देखिए सिक्का का दो पहलू होता है, हेड और टेल। एक तरफ लिखा हुआ है कौन सी लिपि में? कूफी लिपि में। कौन सी? एक तरफ कूफी लिपि में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ नागरिक लिपि में लिखा गया है। कोई चीज होता है जो कि लिखा हो जाता है। आज हम लोग सिक्का में कैसे देखते हैं कि हम लोग का अशोक चक्र बना होता है, 2 रुपए के सिक्के में अंगूठे रहते हैं या कि 2 का निशान रहता है, इस प्रकार लिखा जाता है। तो सिक्के में उस समय क्या होता था कि एक तरफ कूफू लिपि में लिखा जाता था और एक तरफ क्या होता था, एक तरफ हम लोग का नागरिक लिपि में लिखा जाता था। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है अब्यमेगु मोहम्मद अवतार नृपति मोहम्मद, ये सिक्के 10,028 ईस्वी यानी कि 1028 ईस्वी में शुरू किए गए हैं। कौन सिक्के? ये सिक्के देखिए 1028 ईस्वी में शुरू किए गए हैं। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चित्तौड़ राजाओं के सिक्के पर भी नागरिक लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि मोहम्मद गजवनी के बाद के मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरिक शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता के आकृति हैं और नागरिक लिपि में रामसीय शब्द अंकित हैं। अब देखिए कहता है इसमें कि लेखक कहते हैं कि हम लोग के जो बादशाह हैं, बादशाह अकबर का नाम आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि उसमें जो बादशाह अकबर है उन्होंने अपने सिक्के में राम और सीता की तस्वीर को अंकित कराया है। इससे पता चलता है कि ये जो रामसीय शब्द जो है ये देवनागरिक लिपि से लिया गया है। आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चित्तौड़, अजमेर के चौहान, कंजौर के गाहड़बाल, कटिहा बाऊ, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमा, जोगाजूक भुक्त के चंबल तथा त्रिपुरा के कुलचुरी शासकों के लेख नागरिक लिपि में ही हैं। उत्तर भारत की इस नागरिक लिपि को हम देवनागरिक के नाम से जानते हैं। कहते हैं इसमें क्या कि उत्तर भारत के जितने भी राजा हैं
जैसे हो गए आबू के परखा, चेआऊ भुक्ती, ये सब राजा का नाम है। नाम थोड़ा अटपटा है क्योंकि उस समय का जो नाम होता था ना वो बड़ा ही विचित्र नाम होता था। जैसे हो गया, एक नाम मैं देखता हूँ, देखो एक नाम है काटी या बाहू गुजरात। देखिए कितना लंबा नाम है। इन सारी चीजों का जो लिखा गया है लेख, ये कौन, ये देवनागरिक लिपि में लिखा गया है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो राजा आए उन्होंने अपना अपना सिक्का चलाया, तो अपना अपना सिक्का जब चलाया तो उन्होंने इन सिक्कों में जो शब्द लिखे हैं वो देवनागरिक लिपि में लिखा थे। समझ गए आप लोग? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहता है कि उपर्युक्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि ईसा की 8वीं 9वीं सदी से नागरिक लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरों या छोटे ठोस तिकोन हैं, लेकिन नागरिक लिपि की मुख्यतः पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखीय उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों के चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षर के सिरों पर अब भी कहीं कहीं तिकोर दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता है कि इस प्राचीन नागरिक के अक्षर आधुनिक लिपि से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि हम लोगों ने ऊपर जौन जौन राजाओं के बारे में, जिन जिन राजाओं के बारे में पढ़ा, वो आए अपना सिक्का चलाएं और सिक्कों पे अनेक प्रकार के नाम लिखाएं। कोई क्या हुआ, कोई सीता जी का, कोई राम जी का, कोई क्या हुआ कि खुद का ही सिक्का चलाया, अपना नाम लिख दिया, अपना तस्वीर बना दिया। इन सारे चीजों से जो नाम लिखा गया या चित्र बनाया गया था, कौन सी लिपि में, देवनागरिक लिपि में लिखा गया था। लेकिन क्या होता है कि साथियों की देवनागरिक जो लिपि लिखी जाती है वो क्या होता है कि छोटी आड़ी टेढ़ी इस प्रकार पहले लिखी जाती थी। लेकिन आज की जो लिपि अगर आप लोग देखिएगा, इसमें बहुत सटीक जानकारी हम लोगों को देखने को मिलता है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है, आगे इसमें देख लेते हैं साथियों क्या कहता है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? बस आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज आपको समझ में आते जाएगा। आगे कहता है कि हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत में नागरिक लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरिक लिपि की शुरुआत होती है। नागरिक जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरिक लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरिक, देवनागरिक या नंदा नागरिक क्यों कहते हैं। अब देखिए लेखक यहाँ पे एक बड़ी ही बात कहते हैं कि आखिर हम लोग ये जो लिपि लिखी जाती है, नागरिक लिपि, देवनागरिक या नांदी नागरिक, 3 शब्द यहाँ पे हैं। पहला शब्द है नागरी, दूसरा है देवनागरिक, तीसरा है नांदी नागरिक। आखिर इनको क्यों ऐसा कहा जाता है, क्यों कहते हैं इनको, कोई तो इसका कारण है। तो चलिए हम लोग अब इन तीनों शब्दों का अब हम लोग अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले आता है नागरिक। नागरिक शब्द की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों का बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागरिक ब्राह्मणों ने पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका आगे देखते हैं क्या है।
भाग गया क्या? आ नहीं रहा है, इसलिए इसका नाम नागरिक पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरिक, इसलिए काशी के में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरिक पड़ा। अस्पष्ट यह एक संकुचित मत है। आगे इसमें कहता है कि अल्बेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागरिक लिपि का इस्तेमाल होता है। अंततः यह स्पष्ट है कि 100 ईस्वी के आसपास नागरिक या नागर या नागरिक नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि इसका निश्चित है कि यह नागरिक शब्द किसी नगर अर्थात बड़े अक्षर से संबंधित है। पाड्य तामिल में नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र, जिसे आज हम लोग जो पटना बोलते हैं ना साथियों, उसका पहले नाम क्या था? पहले उसको हम लोग पाटलिपुत्र बोलते थे। आज के जो पटना है, पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागरिक शैली कहते हैं। अंततः नगर या नागरिक शब्द का उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है और संभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त, देखिए भाग जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तित्व नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपियों को बाद में देवनागरिक नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सब प्राण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरिक नाम कैसे अस्तित्व में आए हैं। अब देखिए हमारे लेखक बताते हैं कि 3 शब्द वो लेते हैं। पहला शब्द है नागरिक, दूसरा है देवनागरिक और तीसरा है नांदी नागरिक। इन तीनों शब्दों का इन्होंने वर्णन किया। तीनों शब्दों को जब बोले कि ये शब्द अस्तित्व में पहले ही आ चुके थे। अस्तित्व में आने का मतलब होता है कि मनुष्य के आने से पहले, यानी कि जब हम लोग के मानव, यानी कि आरंभिक मानव जो थे, उस समय भी ये लोग क्या करते थे, कुछ कुछ शब्द लिखते थे। जैसे कि आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे कि गुफा में आरंभिक मानव क्या करते थे कि चित्र बनाते थे। चित्र बनाते बनाते क्या किए, वो धीरे धीरे शब्दों को लिखना स्टार्ट कर दिए। तो ये शब्द का जो स्टार्ट, इसका जो अस्तित्व में कहाँ से आया, ये आरंभिक मानव से ही आया। सबसे पहले उन्होंने क लिखना स्टार्ट किया। भले उनको पता नहीं था कि ये शब्द आगे चलकर इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अस्तित्व में तो पहले ही आ गया था। इसलिए हमारे लेखक बोलते हैं कि इनका कोई भी रूप नहीं कहा जा सकता है कि ये अस्तित्व में कितना साल पहले आए। क्या कोई जानता है? सटीक जानकारी आज तक हम लोग को मिली है कि आरंभिक मानव कब से आए हैं? किसी को सटीक जानकारी नहीं मिली है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब होता है कि अनुमान लगाते हैं। हाँ, हम लोग को जानवर की हड्डी मिल गई, मनुष्य की हड्डी मिल गई, तो इससे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, लैब में लेकर के जाते हैं, पता लगाते हैं कि हाँ ये इतनी साल पुरानी है, ओ अच्छा लगभग ये इतने साल पुरानी होगी। इस प्रकार क्या होता है, अनुमान पे हम लोग तिथि का निर्धारण करते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। बस 1 से 2 पेज ही बचा है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आगे कहता है कि ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखकों के
लिपि को नांदी नागरिक कहा। क्या कहता है इसमें कि ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने अपने लेखों को नांदी लिपि में लिखा और उन्होंने अपने लेखकों को नांदी लिपि ही कहा। आगे इसमें कहता है कि विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरिक लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल से में ही पहले पहल वेदों के लिपिबद्ध किया गया था। यह वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरिक लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि बाकटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नागरिक की लिपि होने के कारण इसका नाम नांदी नागरिक लिपि किया गया। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बात बताया गया है कि आखिर नांदी लिपि को हम लोग नांदी लिपि क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या बताते हैं। चलिए हम लोग एक बार पुनः इसको पढ़ते हैं। इसमें बताते हैं कि वैदिक साहित्य निश्चित ही नागरिक लिपि में लिखा गया होगा। ठीक है। विद्वानों का यह मत है कि बाकटकों और राष्ट्रकूटों के समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नागरिक की लिपि होने के कारण इसका नाम नांदी नागरिक लिपि लिखा गया। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में आधुनिक नहीं पढ़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 12वीं सदियों में हमें नागरिक लिपि को पूरे देश के व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशीय लिपि थी। अब देखिए इसमें आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि देश भर से नागरिक लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इन नागरिक लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृत के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नई संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एक बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है। हिंदू समाज एवं क्या होता है, हिंदू धर्म बनता है। नागरिक लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती है। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगता है। हिंदी के आदि कवि क्या लिखा है, हिंदी के आदि कवि सरहपाद के दो दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। अब देखिए इसमें आगे क्या कहता है। देखिए आगे इसमें कहता है क्या कि नेपाल और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। इसी काल में भारतीय आर्यभट्ट परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगाली आदि जन्म ले रही थी। इस समय भाषाओं के लेख भी मिलने जाते हैं। दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषता तमिल भाषा आधुनिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी भाषा में मिल जाते हैं। इस भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरिक लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरिक के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश में मिलते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। अब सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनने वाली बात है आप लोग की, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि अनेक विद्वानों का
मत है कि दक्षिण भारत में नागरिक लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का समान दंतपुत्र हैं। दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासन मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंतीदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। इसी कारण के शासकों में एलारा में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिलते हैं। 9वीं सदी में अमोघवर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट की एक नई राजधानी मान्यखेट की नींव डाली। अमोघवर्ष के शासन काल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। देखिए आगे इसमें कहता है कि ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोनोक प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक भाषा का राज्य कोल्हार सातारान प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरिक लेख मिलते हैं। 11वीं सदी से नागरिक लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलते जाते हैं। अक्षी से शिलाहार शासक केसीदेव का एक शिलालेख मिलता है जो संस्कृत के भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरिक है, परंतु दिव्यनागर रत्नगिरी जिला कहाँ है? ये रत्नगिरी जिला में पड़ता है, जो कि ताम्रपट्ट पूर्णतः महाराष्ट्र में है। इसे मराठी का आखलेख माना जाता है। नागरिक लिपि में शिला गया ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। अब देखिए इसमें आगे क्या कहता है। आगे इसमें क्या कहता है साथियों, आगे इसमें कहता है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगांव स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ मेघ टेवर्स का भव्य तुल्ला खड़ा है। इस स्थल से विधि भाषाओं और लिपियों ने अनेक लेख मिले हैं। यह तथ्य श्री गंजाराजे सुतलाले कर बिलिये एक अन्य नागरिक लेख में लिखा है। श्री चाउडंडराजय कलिये ये लेख दक्षिण शैली की नागरिक लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरिक लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यह यादव राजा रामचंद्र के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं और कल्याण के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरिक लिपि में हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। आगे इसमें कहता है साथियों कि उड़ीसा जो कि कलिंग प्रदेश है, उड़ीसा में ब्राह्मी एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरिक लिपि में भी मिलते हैं। नागरिक लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिलते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा बरगुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरिक लिपि का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरिक लिपि देखने को मिलता है। अनेक विद्वानों का मत यह है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आया। कहाँ से आया? बाहर से भारत आया
और ईसा की 8वीं सदी के पूर्वोत्तर में अवंती प्रदेशों में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज की 42 प्रशिक्षित नागरिक लिपि में है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहता है। देखिए इसमें आगे कहता है, धारा नागरिक का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु हम शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बख बांडा और बेमात दानपत्र क्रमशः कोन्नकट्टी विजय तथा कोन्निकट विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने उन्हें आरंभिक नगर लेखों की संक्षिप्त जानकारी की है जो देश के विभिन्न भागों से मिलते हैं। 12वीं सदी के बाद में हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि को क्या किया है, अंकित किया है। यही साथियों पूरा पाठ का परिचय था। हम लोगों ने इसमें मुख्य रूप से देवनागरी लिपि के बारे में जाना है और विभिन्न राजाओं ने कौन कौन से सिक्के में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है और सिक्का कैसा था, चांदी का था, सोने का था, सारा चीज हम लोगों ने आज के इस चैप्टर में पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इसका अगला क्लास जो हम लोग का होगा, हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले क्लास में साथियों, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो साथियों आज का क्लास यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। हम लोग का टेलीग्राम में जुड़ना ना भूले, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की जानकारी PDF जितने भी क्लास की होती है सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हमारे चैनल से बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।